Accounting class. So we are continuing with chapter 1 of Introduction to Business Finance. Quick look, basically हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, कोशिश हमारी है कि इसको हम कंप्लीट कर सकें, and then we move on to our actual topics. तो हमने डिस्कस किया था अभी तक, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स न्यू हैं, तो इसलिए मैं एक बड़ी आगे जा रहा हूँ कि फाइनेंस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी. साइंस इसलिए बिकॉज हम साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, तरीके यूज करते हैं. जैसे मैथ्स की कैलकुलेशंस होती हैं, बिल्कुल वैसे ही. तो 2 + 2 विल ऑलवेज बी 4. तो बिल्कुल आप जो कैलकुलेशन करेंगे, आप जो कैलकुलेशन करेंगे, सबका रिजल्ट सेम आएगा अगर सही किया तो इसलिए ये रिपीट हो सकता है, ये प्रोसेस को रिपीट किया जा सकता है, इस रिसर्च को रिपीट किया जा सकता है. और आर्ट इसलिए बिकॉज उस डेटा की बेस के ऊपर जब हम डिसीजन करेंगे तो वो डिसीजन आप सबका डिफरेंट होगा. मैं आप सबको सेम डेटा सेट दे सकता हूं, लेकिन सबका डिसीजन डिफरेंट होगा बेस्ड ऑन a lot of their demographic factors. Okay, a lot of factors. It could be gender, it could be age, it could be risk appetite, it could be lifestyle, it could be anything. ठीक है. सो बेस्ड ऑन दैट आपका डिसीजन जो होगा वो हमेशा डिफरेंट होगा एक दूसरे से. 4 बेसिक एरियाज हमने डिस्कस किए थे फाइनेंस के अंदर. बिजनेस फाइनेंस, जैसे हम कॉर्पोरेट फाइनेंस भी कहते हैं, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस को हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था कि इसके अंदर हम 3 बेसिक क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, और यही हमने कवर करना है इस कोर्स के दौरान. नंबर 1, किस जगह इन्वेस्टमेंट करें, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, किस चीज का प्लांट लगाएं, किस चीज का बिजनेस करें, या फिर मशीन तब्दील करके लानी है तो कौन सी वाली लेकर आए. तो आपके पास ऑप्शन है ना कि मैं 4 मशीनें अवेलेबल है मार्केट में, सब तो कौन सी वाली खरीद के लाऊं. तो आपको उसका कैलकुलेट करना होगा, उसको देखना होगा कि इनमें से कौन सी मशीन बेस्ट है. सो सबसे पहला सवाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो किस जगह पर की जाए, कौन सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चूज की जाए. सो व्हाट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड द फर्म एंगेज इन. सेकंड क्वेश्चन, इसके लिए पैसे कहां से आएंगे. जब हमने एक प्रोजेक्ट लगाना है बहुत बड़ा, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, तो इसके पैसे कौन देगा. हमने डिस्कस किया था कि 2 ही सोर्सेज हैं. कोई बता सकता है आप में से जो पिछले लेक्चर में थे. यस, इक्विटी एंड डेट. इक्विटी जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है, जो शेयर होल्डर्स ने पैसा बिजनेस को दिया है, और दूसरा सोर्स कर्जा, उधार. इसके अलावा बिजनेस के पास कोई सोर्स नहीं होता फाइनेंसिंग का. 2 ही सोर्सेज से बिजनेस अपने एसेट्स को फाइनेंस कर सकता है. सो लेकिन अगेन इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि ओके इक्विटी एंड डेट, ओके ये तो सर क्वेश्चन हो गया, तीसरा सवाल भी होगा तो बस फिर तो खत्म सारा, वी कैन गो होम. नो, दिस इज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, दिस हैज अ वेरी लॉन्ग डिबेट. बिकॉज कितनी इक्विटी हो, कितना डेट हो, वो जो मैंने आपको फाइनेंशियल लेवरेज लास्ट टाइम सारी समझाई थी, उसको समझाने का पर्पस भी ये था कि आपको ये समझे कि फाइनेंशियल लेवरेज ऑल्दो बेनिफिट देती है, देखने में बड़ी अच्छी लगती है, किसी और का पैसा इस्तेमाल करके बिजनेस आप कर रहे हैं और उसके पैसे के ऊपर भी रिटर्न आपको मिल रहा है, क्योंकि उसने कहा जी मुझे 5% 10% फिक्स चाहिए, मेरा फिक्स है, मुझे रिस्क नहीं चाहिए, पैसे डूब जाए या ज्यादा कमा लो वो तुम्हारे, मुझे मेरे फिक्स 5% दो. तो डूब गए तो उसके तो फिर भी देने ही है आपने, एक तो नुकसान हो गया, ऊपर से उसके पैसे देने हैं अभी भी. लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो उसको वही 5% देना है, उसको उसके ऊपर का प्रॉफिट नहीं चाहिए, वो आपका, तो बेनिफिट भी हो जाता है. इसीलिए इसको हम फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं, इससे बेनिफिट. लेकिन अगेन एक और चीज इंपॉर्टेंट कि है हराम. कई ऐसी चीजें आपको फाइनेंस के अंदर मिलेंगी, हम जब पढ़ रहे हैं उसको डिस्कस करते हुए, कि जो तरीका आपको मिलेगा ना यार यहाँ पैसे बहुत अच्छे बनते हैं, वो आएगा कि ये हराम है भाई. मेजोरिटी जैसे कि गैम्बलिंग, कैसीनो खोल लें, बहुत पैसा है लेकिन हराम है. अल्कोहल हराम है, उसकी सेलिंग कर लें, हराम है, पैसा बहुत है. स्मगलिंग कर लें, है हराम लेकिन पैसा बहुत है. ड्रग्स बेच लें, पैसा बहुत है लेकिन है हराम. सिमिलरली बैंकिंग, फाइनेंस का काम, पैसे उधार पर देना और उस पर इंटरेस्ट लेना, इसमें पैसा बहुत है. ठीक है कि आपने पैसे दिए अपने, आप आराम से बैठे, कुछ नहीं करना, आपने से रिकवरी करनी है तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा. पैसों के ऊपर पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन है ये हराम. कुरान पाक के अंदर बड़ा क्लियरली अल्लाह सुब्हानो तआला ने कहा है कि क़यामत के दिन वो लोग ऐसे उठेंगे जो ये तावीलें देते थे कि जी सूद और ट्रेडिंग एक जैसी है, कि जैसे शैतान ने उन्हें छूकर पागल कर दिया हो. अगेन ये 100% एक्यूरेट ट्रांसलेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपने वर्ड्स में आपको ट्रांसलेशन समझा रहा हूं, क्योंकि वो दुनिया में ये कहते थे कि सूद और ट्रेडिंग एक जैसे हैं, जबकि अल्लाह ने ट्रेडिंग को, बाई को हलाल किया और सूद को हराम किया. और इसके बाद बड़े क्लियरली एक इंसिडेंट के ऊपर इसी सूरा बकरा के अंदर ही आगे आता है कि अब अगर कोई सूद लेना नहीं छोड़ता, इससे पहले बड़ा क्लियरली बता दिया गया कि जी
डू गुड एज यू वुड लाइक टू बी डन विद यू। सो बड़ा क्लियरली आखिरकार बयान कर दिया गया कि अब अगर कोई सूद लेना नहीं छोड़ता तो वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान ले ले। एंड आई डोंट थिंक सो कोई मुस्लिम तो गलती से भी ये नहीं कर सकता, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं तो फिर आप मुसलमान तो काउंट नहीं हो सकते। और आई डोंट थिंक सो कि कोई और भी अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग कर सकता है। सो और इसकी इंपॉर्टेंस साथ साथ बता देने की वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे फाइनेंस के स्टूडेंट्स को हम ये बातें नहीं बताते। कल को आप में से कई लोग हो सकता है कि बैंकिंग ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो बैंकिंग इंडस्ट्री है, जो जॉब्स प्रोवाइड करती है या इनिशियल लेवल पे जॉब्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस कोई जॉब मुश्किल से ही देता है, और बैंकर्स ही हैं जिनकी जॉब्स मिल जाती है विदाउट एक्सपीरियंस भी। तो हमारे यहाँ यही एक मेजर इंडस्ट्री है जो जॉब देती है। तो वहां जाकर अक्सर कन्वेंशनल में हमारे जो स्कॉलर्स होते हैं उन्हें फिर ये बात बतानी पड़ती है, देखें इस्लामिक भी तो सेम है ना, हम भी सेम कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। तो ये उसी के बारे में कुरान पाक के वर्ड्स हैं, मैंने आपको बता दिए, ताकि ये बात करते हुए आप बेहतर ये समझे कि यार चुप रहना बेहतर है, रादर देन कि मैं कोई गलत बात कह दूं अपनी तरफ से। चुप रहना ज्यादा बेहतर है ना। चलो जब तक ये करनी पड़ी है मजबूरी के अंदर तब तक करते हैं। हो सकता है कल को आप भी सोच रहे हैं कि मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढूं, इस्लामिक बैंक की तरफ चला जाऊं, अगर बैंकिंग में ही जाना है, अगर बाहर निकलना है तो किसी और बिजनेस की ट्रेड की तरफ चला जाऊं, कुछ अपनी एसेट्स बना लूं। लेकिन ये मैं क्लियरली बता दूं कि अब तक जो मैंने स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग, या जो स्कॉलर से डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग, आई थिंक अगर कुफ्र के बाद या शिर्क के बाद कोई इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा गुनाह है, तो शायद मेरे नजदीक जो मैंने कुरान पाक को स्टडी किया, जितनी सख्त बात इसके बारे में कही गई, जो भी मैंने आपको सुना दिया कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, ये कत्ल के लिए भी नहीं कही गई। वहां पर भी कहा कि चलो सुलह कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर है। तो शायद उसके बाद सबसे स्वेयर चीज इंटरेस्ट लेना है, और अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग कि मतलब जो सूद लेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है तो फिर वो मुसलमान कहाँ का रह गया। उस लेवल तक ये जो चीज है बुरी है। इसलिए फाइनेंस लेने से, डेट लेने से उससे फायदा क्या होता है, बिजनेस को क्यों लेते हैं, इसको लेना कभी कभी जरूरी होता है, किस तरह से मैनेज किया जाता है, वो सब हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि इसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। लेकिन इसको इस्तेमाल करना ये आप पर है। आप कोशिश करें कि कर्जा ना लेना पड़े, लेने की नौबत ही आ गई तो इस्लामिक बैंक से ले लें, या जो उसके अंदर बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है वो कर लें, हम हराम काम की तरफ ना जाएं। तो लेकिन आपको बता देना कि हाँ ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, फाइनेंस में इससे फायदा भी बड़ा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एज अ टीचर ऑफ फाइनेंस मेरा आपको बता देना जरूरी था, लेकिन उसका नुकसान भी मैंने आपको बता दिया है। बीइंग मुस्लिम्स हमें सिर्फ दुनिया के ही बेनिफिट को नहीं देखना, हमारा ऑब्जेक्टिव दुनिया में कामयाबी नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी है। तो इस बात को भी जरा माइंड में रखिएगा जब आप अपने डिसीजंस कर रहे हो, फाइनेंशियल डिसीजंस एट अ लेटर स्टेज, के हम कोशिश करें कि हम अपने दीन को फॉलो करते हुए चलें। बिकॉज हम अगर अल्लाह से दुआ मांगते हैं सूरह फातिहा के अंदर कि हमें गाइडेंस दे, तो हमें वो सारी गाइडेंस आगे के पूरे होली कुरान में दी गई है। अब अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम उसे समझें, तौफीक तो ये भी दे कि हम उसे अरेबिक में समझ सकें, लेकिन चलें कम से कम कोई ट्रांसलेशन या तफसीर से समझ लें और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। बिकॉज हम कह तो देते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन हम में से किसी को मुसलमान की डेफिनेशन पता है? एनीबडी? The one who submits to the will of Allah and accepts all his rules and regulations as it is, कोई चेंज नहीं। ये तो कुफार भी करने को तैयार थे, जैसे आज हम करते हैं ना कि आधी बातें मान लेते हैं, आधी को इग्नोर कर देते हैं, वो भी करने को तैयार थे। आए थे होली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि देखें आप ऐसी बातें करते हैं, अबू तालिब को भेजा कि जी उनसे कि जी आधी हम इनकी मानते, आधी ये हमारी माने। आपने कहा एक हाथ पे सूरज एक पे चांद रख दो, फिर भी ये पूरी शरीयत एज इट इज माननी पड़ेगी, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। तो हमें उसको पहले तो समझ आए कि अच्छा शरीयत है क्या, हमें कहा क्या गया करने को, और फिर उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की भी तौफीक दे अल्लाह। मूविंग फॉरवर्ड, तो इसके अंदर ये सवाल आएगा कि कितने परसेंट डेट फाइनेंसिंग करें, कितने परसेंट इक्विटी फाइनेंसिंग करें, और फिर उसके बाद और क्यों ये डिफरेंस रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इससे फर्क क्या पड़ता है और क्यों डिस्कस किया जाएगा इसको, ठीक है। और फिर लास्ट क्वेश्चन कि चलें डेट और इक्विटी से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग तो हमने कर ली कि एक प्रोजेक्ट लगाना है, पूरा नई बिल्डिंग खड़ी करनी है, नई मशीन लगानी है, उसके पैसे आ गए,
लेकिन उस मशीन को डे टू डे बेसिस के ऊपर चलाना भी है, बिजली का बिल आएगा, उसके ऊपर जो लड़के काम कर रहे होंगे, जो मशीन चला रहे होंगे, ऑपरेटर्स होंगे, उसका टेक्नीशियन होगा, उसका कोई पार्ट खराब होगा, वेयर एंड टेयर होगी, या कोई कंज्यूमेबल पार्ट है उस मशीन के अंदर, वो तब्दील होता रहेगा, उसका खर्चा आएगा। ऑफिस चल रहा है, बिजली का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, तो गैस वगैरह अगर यूज हो रही है उसका खर्चा, पानी का खर्चा, कस्टमर आ रहे हैं उनका अलग कोई खर्चा हो रहा है, उनको जूस पानी वगैरह पूछ रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, पेपर पेंसिल, ये सारा खर्चा चल रहा है, ये थ्रू आउट द मंथ होता रहना है। तो ये पैसे कहां से आएंगे? फिर रॉ मटेरियल खरीदा, उसका खर्चा होगा, रॉ मटेरियल को अपने पास स्टोर करना है कुछ अर्सा, ये तो नहीं करते डेली का ताजा रॉ मटेरियल खरीदा, बनाया और बेच दिया, खरीदेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ वर्क इन प्रोसेस होगा, कुछ बन रहा है, कुछ बन के फिनिश गुड्स के तौर पे पड़ा हुआ है, फिर कस्टमर लेने आया तो उधार पे ले गया, तो फिर वो भी खर्चा हमारी जेब से ही जा रहा है ना इस वक्त। तो ये सारा पैसा कैसे मैनेज किया जाएगा? डे टू डे वर्किंग कैपिटल के जो मामलात हैं वो कैसे मैनेज किए जाएंगे? आगे मैं आपको वर्किंग कैपिटल भी समझाता हूँ कि क्या होता है। देन कम्स इन इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हम डील करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है। ओके, थोड़ी देर बाद। ओके, सो अब यहाँ पर हम स्टॉक्स और बॉन्ड्स को डील कर रहे होंगे इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, क्योंकि हम पैसे अपने जो सेव किए हैं हमने उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज कल को उन पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि हमारे पैसों की वैल्यू कम हो, या हमने जो सेव किए हैं उनकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाए। ठीक है, तो हम उसको अंदर अब बहुत सारी चीजें हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड में कैसे कर सकते हैं, उसकी प्राइसिंग कैसे होगी। लेट्स सपोज कि जी मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, कितने का शेयर खरीदना चाहिए मुझे, ये मैंने एक बॉन्ड खरीदा, मुझे कितने का खरीदना चाहिए। तो इस तरह, क्योंकि ये हमारा इस टॉपिक नहीं, इसको मैं जरा क्विकली गो थ्रू कर जाऊंगा। सो प्राइस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स क्या होगी, एसोसिएटेड रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना मिल रहा है उसके अगेंस्ट, इसकी कैलकुलेशन हमने देखनी होती है। डिटरमिनिंग बेस्ट मेट्रिक्स, जो कि आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का है, कि जी कितने परसेंट डेट, कितने परसेंट सॉरी कितने परसेंट बॉन्ड्स, कितने परसेंट मुझे अपनी शेयर्स लेने चाहिए कंपनी के, कितने परसेंट मुझे रियल एस्टेट रखनी चाहिए। मुझे मैंने एक आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैंने बताया है, नहीं बताया अभी तक, ठीक है, लेटर ऑन इस पे आएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। फिर कैरियर अपॉर्चुनिटीज, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट में फ्यूचर में क्या आ जाएंगी, स्टॉक ब्रोकरेज किस तरह से होती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरह होती है, सिक्योरिटीज का एनालिसिस किस तरह किया जाता है। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जब शुरू में ही आपको, आई डोंट नो आपको ये करवाया कि नहीं करवाया, हमारे पास तीन बेसिक चीजें हैं। एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, कि ये जो चीज है जो जिसे हम कहते हैं कि क्लेम्स ऑन द एसेट्स एंड पोटेंशियल अर्निंग पोटेंशियल ऑफ अ फर्म्स एसेट्स इन द फ्यूचर। ठीक है, जब हम एक शेयर परचेज करते हैं तो हम बेसिकली एक कंपनी के कुछ एसेट्स के ऊपर अपना क्लेम बना लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स जिसे हम कहते हैं ना, फाइनेंशियल एसेट्स है, ये क्लेम है हमारा उसकी पोटेंशियल फ्यूचर अर्निंग के ऊपर और उसके पोटेंशियल फाइनेंशियल एसेट, इसलिए फाइनेंशियल एसेट शेयर को हम फाइनेंशियल एसेट भी कहते हैं और फाइनेंशियल क्लेम भी कहते हैं। ठीक है, बाय बिकॉज एक तो उसके कुछ एसेट्स हमारे हो गए, जब हमने एक शेयर खरीदा तो उस उतना हिस्सा बिजनेस का मेरा है, मेरे पैसे लगे हुए हैं वो, ठीक है, और उसके अलावा वो शेयर्स, वो एसेट्स फ्यूचर में काम करेंगे, वो मशीनरी काम करेगी और कुछ कमा कर लेकर आएगी। वो जो कमा कर लेकर आएंगे वो पैसों के अंदर से भी एक हिस्से के ऊपर मेरा क्लेम है, क्योंकि मेरे पैसे लगे तो उसको कमा कर लाने के ऊपर। तो ये दो चीजें मैं क्लेम कर रहा हूं उसके अंदर। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल क्लेम है हमारा। इसको हम कहां पर खरीदते हैं, कहां पर बेचते हैं, वो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, कि जिस मार्केट में ये चीज ट्रेड हो रही होगी, शेयर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा होगा, तो वो मार्केट है। और फाइनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन चीजों को इशू करते हैं, जो इस फाइनेंशियल एसेट, इस फाइनेंशियल क्लेम को इशू करते हैं, जैसे कि बैंक्स हो सकते हैं, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं। ठीक है, बेसिकली वो इंस्टीट्यूशंस जो ये फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, उन्हें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। बिजनेसेस डीलिंग इन फाइनेंशियल मैटर्स, जिसके अंदर बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और ये यूजुअली आपके जितने फाइनेंशियल एसेट्स ट्रेड हो रहे हैं उनको बनाने का काम ये करते हैं। ठीक है, ये भी अभी हमारा टॉपिक नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी एट अ वेरी हायर लेवल। एंड देन इंटरनेशनल फाइनेंस, मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसकी इंपॉर्टेंस आज के दौर में इसीलिए है बिकॉज हमें हर चीज जो भी परचेज करनी है, जो भी सेल करनी है, वो कहीं ना कहीं से उसके पार्ट्स आ रहे होंगे, या हम यहाँ बना रहे हैं तो कहीं और बेच रहे होंगे, तो डेफिनेटली जो उसके पैसों की ट्रांजेक्शन है वो इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर होगी।
आज की दुनिया इतनी कनेक्टेड है कि तकरीबन हर तरह के बिजनेस को कुछ ना कुछ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं, तो उसको इंटरनेशनल फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ता है। इसके अंदर तमाम इंटरनेशनल कॉर्पोरेट फाइनेंस के, इन्वेस्टमेंट के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, उसके अलावा रिस्क, उसके अलावा एक्सचेंज रेट के जो डिफरेंस आ रहे होते हैं, वो सब चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। अब हम फाइनेंस को पढ़ते क्यों हैं? व्हाई वी स्टडी फाइनेंस? लेट्स सपोज आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मार्केटिंग करनी है, तो वो मेरे पास बैठे यहाँ फाइनेंस क्यों पढ़ रहे हैं? मैं क्यों फाइनेंस पढ़ाऊं? या उनका अक्सर क्वेश्चन होता है मेरे पास मार्केटिंग, सर हम क्यों फाइनेंस पढ़ें, हम मार्केटिंग पढ़ना चाहते हैं। व्हाई एम आई टीचिंग यू फाइनेंस देन? आप अपना टाइम यहाँ क्यों वेस्ट कर रहे हैं? एनी गेस, एनीथिंग? बेसिक हाउ नाउ के लिए, ओके, उसका फायदा आपको कुछ होगा? यस, यू हैव अ पॉइंट, और ओके, उसका कोई फायदा होगा आपको बेसिक हाउ नाउ का? कहाँ यूज करेंगे, कहाँ पर, क्या करते हैं, कैसे? आपसे क्वेश्चन पूछा है, सोचें, इसको इस्तेमाल करें। मेरी पूरी कोशिश होगी इस कोर्स के दौरान आप इस ऊपर वाले फ्लोर को जरूर यूज करें। ये ऐसे ही जंग ना लग जाए, इसे ये फ्रेश रहे, यूज करना पड़े, इसको चलाना पड़े थोड़ा सा। सोचें, आपका यहाँ आने का पर्पस यही है, जो मेरे पास यहाँ आकर इतनी एफर्ट करके ये क्लास हम पूरी अरेंज करके यहाँ पढ़ रहे हैं, कि मैं आपके इस पोर्शन को चलवाऊं, टू मेक यू थिंक। अदरवाइज ये किताब आपको पकड़ा देता हूँ, सुबह आके एग्जाम दे जाएं, पढ़ना आपको भी आता है। जब आप एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करते हैं, तो आपने प्रपोज की, ये जी मार्केटिंग करेंगे, हम यहाँ पर बैनर लगाएंगे, यहाँ पैनफ्लेक्स टीवी के पर एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, अपने बॉस को प्रेजेंट करते, ये सब करना पड़ेगा, हमारी सेल देखें स्काई रॉकेट हो जाएगी। बॉस अप्रूव कर देगा? क्यों? ओके, जस्ट अ सेकंड, लिविंग। आपने तो दे दिया ना कि 10 करोड़ रुपए खर्च कर दें, कंपनी का बजट ही ना हो इतना। गेट दी आइडिया? तो फिर क्या करेंगे? दैट इज व्हाई मार्केटिंग का भी एक बजट बनता है, कि ये हमारा बजट होगा, हम इतने लगाएंगे और इतने की सेल के अंदर इजाफा होगा। वो बनाने के लिए भी फाइनेंस का नॉलेज चाहिए होगा। गेट एन आइडिया? ओके, सो कोई भी पे ऑफ्स है उसके, कि मार्केटिंग एक्सपेंडिचर किया, उस प्रोग्राम का बेनिफिट क्या होगा, कितना खर्चा और कितना फायदा होगा उससे। क्योंकि जब आप अपनी कैंपेन पिच कर रहे होंगे, तो आपके साथ का कोई और कंपेटिटर भी हो सकता है जो उसी पोजीशन के लिए पिच कर रहा हो सकता है प्रमोशन का चांस है, दोनों लोग आप पिच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जिसके प्लान के अंदर मार्केटिंग प्लान से खर्चा लगा 1 लाख और सेल्स आ गई 10 लाख की, डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होगा। कर देना, उधर ही शेयर कर देना, डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर फाइन।